जितने दावे करें ये लोग कि आपकी बार 400 पार, हालत खराब है। आप लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान उधर अब नहीं है। उनके यहाँ कुछ तय नहीं है, सरफड़ोवल होगी। बिहार में रैली हो रही है प्रधानमंत्री की, तो घटक दल का कोई नेता नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान थे क्या बेतिया की रैली में? मोदी जी के नहीं थे। कुशवाहा जी नहीं दिख रहे हैं, मुकेश सहनी जी नहीं दिख रहे हैं। हम वाले भी अलग मुंह फुलाए हैं कि हम किधर जाएं। मुंह फुलाए हुए को मनाइएगा क्या, इधर लाइएगा क्या अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो चिराग पासवान, आप लोग चाहते हैं चिराग पासवान हो या जो भी दल है, मुकेश सहनी वो इधर आ जाए। लेकिन कितनी सीटें लग रही हैं कि वाकई महागठबंधन जीतने जा रहा है? क्योंकि मुकाबला देखें यहाँ पे नरेंद्र मोदी से। क्या नरेंद्र मोदी बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे? भाजपा का एक नेता अपने बलबूते पर लोकसभा का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी हो या भाजपा हो या जो भाजपा सरकार है, वो कहाँ जाएगी कोई ठीक नहीं। तो ये वो लोग जो बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व देने का, उनके मुंह पर भी तमाचा है कि देखिए आप बोलते हैं और तेजस्वी और लालू जी ने ये करके दिखाया। और पहली बार शायद ऐसे हुआ होगा कि 5 में से 3 महिलाएं हैं। 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव ने किया, वो परिणाम आपको दिखेगा। उसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, अभी हमारे साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी फैसल अली हैं। अभी उन्होंने एमएलसी पद के लिए नामांकन किया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ हम बता दें, पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं और पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी चुनाव में जीत नहीं मिली थी, लेकिन फिर से पुराने कार्यकर्ता को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मौका दिया है। बधाई। और सबसे पहला सवाल यही कि जो भरोसा दिखाया है पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव ने, उस भरोसे को लोकसभा चुनाव में कैसे परिवर्तित कीजिएगा जीत में? देखिए, पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, हमारे प्रिय नेता तेजस्वी यादव जी का और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे बिहार विधान परिषद के लिए नाम भेजा, हमारा नामांकित किया। रहा सवाल ये कि जब यह परिणाम आ जाता है, उसके बाद जो जिम्मेदारी मुझे लोकसभा चुनाव में भी दी जाएगी, उसको मैं अपनी पूरी जो सामर्थ्य है, पूरी जो शक्ति है, उसको लगा करके पूरा प्रयास करूँगा कि जो चीज़ें मुझे दी जाएं, जो भी काम मुझे दिया जाए, उसको बहुत अच्छे से मैं पूरा करूँ। देखिए, जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। अब्दुल वारिस सिद्दीकी हों, आप हों, राबड़ी देवी जी तो हैं ही हैं, उर्मिला ठाकुर को भेजकर एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है। तो क्या लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है 4 उम्मीदवारों का, इससे लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा और होना चाहिए। ये एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक समीकरण की बात बाद में सोचते हैं, सामाजिक न्याय की बात पहले सोचते हैं। हमेशा आप जब भी देखिएगा, विधान पार्षद पिछली बार कौन हुई, मुनीर एक जी हुई, तो और उससे पहले भी आप चले जाइए तो ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने, भगवतिया देवी से लेकर के सुरेंद्र राम जी अभी गए यहाँ पे, माननीय मंत्री बैठे हुए थे यहीं पे, उन सारे लोगों को उन्होंने एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने का काम किया है। तो वो सामाजिक न्याय का काम शुरू से करते आए हैं और वही इस बार भी उनके और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनके निर्णय में परिलक्षित हो रहा है कि इस बार फिर सामाजिक समीकरण की और सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए उम्मीदवारी दी गई लोगों की। और उर्मिला ठाकुर जी, आप जानते हैं, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही हैं, पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं और वो किस समाज से आती हैं आप सबको मालूम है, तो उनको भी भेजने का काम किया गया है। उसके बाद आप देखिए, माले से भी महिला भेजी गई हैं और पहली बार शायद ऐसे हुआ होगा कि 5 में से 3 महिलाएं हैं। तो ये वो लोग जो बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व देने का, उनके मुंह पर भी तमाचा है कि देखिए आप बोलते हैं और तेजस्वी और लालू जी ने ये करके दिखाया कि आधी आबादी को 2/3 प्रतिनिधित्व दिया है। अल्पसंख्यकों को भी देखिए 5 में से 2 सीट दी है। आप ऐसे कहें कि 4 सीट राजद की थी, 4 में से 2, यानी 50%। तो ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की राजद में ही संभव है, कहीं नहीं हो सकता है। और 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव ने किया सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए, वो परिणाम आपको दिखेगा। उसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है। देखिए, तेजस्वी यादव मेहनत पहले बहुत दिन से कर रहे हैं। 2020 में तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी पार्टी होकर आरजेडी को दिखलाया था और उसमें लालू प्रसाद यादव थे भी नहीं। लेकिन चूंकि है लोकसभा का चुनाव और 2014, 2019 में तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2014 में सिर्फ 4 सीटें जीती थी आरजेडी। तो 2024
देखिए, कहने को आप भी कहिएगा, वो लोग भी दावा ठोकते हैं 40 में 40, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, आप कहेंगे 40 में 40। लेकिन कितनी सीटें लग रही हैं कि वाकई महागठबंधन जीतने जा रहा है, या उस हिसाब से ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि मुकाबला देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी से। ठीक है, यही बात, इसी बात का दुख है और यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे? चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे उनके उम्मीदवार, और उम्मीदवार के ऊपर अगर वोट पड़ेगा तो एक भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज की तारीख में भाजपा का एक नेता अपने बलबूते पर लोकसभा का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। क्या कोई उनसे सवाल कर सकता है कि चुनाव सर पे है, आजकल में नोटिफिकेशन होने वाला है, और एक चुनाव आयुक्त ने कल इस्तीफा दे दिया, और ये भी इतिहास हो गया कि चुनाव से हफ्ता दिन पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, और जिस दिन दिया उसी 1-2 घंटे के अंदर उसका स्वीकार भी हो गया, प्रेशर बनाकर इस्तीफा लिया गया, और नए कानून के तहत एकदम से नए 2 लोगों को, जिसको मोदी जी और सरकार चाहेगी, ला के चुनाव आयुक्त बना देंगे। तो ये इस बात को ही परिलक्षित करता है कि जितने दावे करें ये लोग कि अब की बार 400 पार, हालत ख़राब है, और हालत ख़राब है इसीलिए वो कभी चुनाव आयुक्त के कार्यक्षेत्र में दखल डालते हैं, कभी और सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाते हैं। तो इससे कब तक आप चलिएगा? मोदी जी हो या भाजपा हो या जो भाजपा सरकार है, वो कहाँ जाएगी कोई ठीक नहीं। अच्छा, आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं। एनडीए पर नज़र बनाए रखे हुए हैं ना आप लोग? देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। चिराग पासवान जिस तरह से कल आए और उन्होंने राज्य सरकार पर, नीतीश कुमार की योजनाओं पर हमला बोला, लग रहा है, कहा जा रहा है सीटों के लिए प्रेशर बना रहे हैं, कोई लोग कह रहा है, आप लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान उधर अब नहीं है। तो क्या नज़र बनी हुई है आरजेडी की, कांग्रेस की, एनडीए में क्या होता है, और क्या अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो चिराग पासवान, आप लोग चाहते हैं चिराग पासवान हो या जो भी दल हैं, मुकेश सहनी, वो इधर आ जाए? नहीं, देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कौन किधर आएगा, कौन किधर जाएगा, और किसी का आना और किसी का जाना ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आदरणीय लालू जी और भाई तेजस्वी यादव इसको तय करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है। जो लोग ये कह रहे थे जब इंडिया गठबंधन बना था कि अरे ये लोग तो मिल के बात नहीं कर सकते हैं, अरे ये लोग तो मिल करके सीट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, अरे ये लोग एक नेता का चुनाव नहीं कर सकते हैं, अब तो सारी चीज़ बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से हो गई। इंडिया में तो हो रही है। और जहाँ जो अपने आप को बताते थे कि मैं बड़ा संगठित और अनुशासित दल और गठबंधन है, वहाँ स्थिति ये है कि बिहार में रैली हो रही है प्रधानमंत्री की, तो घटक दल का कोई नेता नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान थे क्या बेतिया की रैली में मोदी जी के? नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, कुशवाहा जी नहीं दिख रहे हैं, मुकेश सहनी जी नहीं दिख रहे हैं, हम वाले भी अलग मुँह फुलाए हैं कि हम किधर जाएं। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो संगठन एकदम, वही तो मेरा सवाल है, मुंह फुलाए हुए को मनाइएगा क्या, इधर लाइएगा क्या? फुलाए हुए को मनाने का क्या सवाल है? लालू जी का तो हृदय बहुत बड़ा है। उन्होंने तो किसको किसको बुलाया, किसको किसको माफ़ किया, किसको किसको समझाया, वो तो सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। लेकिन जो लोग हैं वो आपस में बैठ करके तय करें। हम लोगों के यहाँ सब कुछ तय है कि कौन कितना लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये हमारा नेतृत्व तय कर लेगा, और इसमें कहीं कोई चूचा नहीं है। लेकिन जो लोग दावा कर रहे थे कि उनके यहाँ सब चीज़ तय हो गया है, उनके यहाँ कुछ तय नहीं है, सरफड़ोल होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, सब कुछ ठीक है, आप तमाम दावे कर रहे हैं ये, लेकिन चलिए रोजगार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हो सकता है ये मुद्दा उन्हें विधानसभा में फ़ायदा पहुंचा। लोकसभा में आप लोगों का एजेंडा क्या होने जा रहा है, महागठबंधन का या आरजेडी का? बहुत स्पष्ट। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींच दी है 2020 के इलेक्शन के बाद कि भारत में चुनाव और बिहार जैसी धरती पे चुनाव, रोज़गार, नौकरी, कार्रवाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इन पे लड़ा जा सकता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 2020 में जब हम लोगों ने ये नारा दिया और तेजस्वी यादव ने रोज़गार की, नौकरी की, 10 लाख नौकरी की बात की, तो जितना मुद्दा था, जो कि विस्फोटक मुद्दे और जो कि विवादित मुद्दे बीजेपी लेके आई, कोई नहीं चल पाया, कोई नहीं चल पाया। और क्या आपको लगता है कि नौकरी की बात सिर्फ जो बिहार का ये यूथ है वही चाहता है? नहीं, बिहार से जो नारा चला है नौकरी का और रोज़गार का, वो यूपी में भी दिख रहा है। और उसका नतीजा ये है कि मोदी जी को भी स्वयं नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, यही मुद्दा रहेगा हम लोगों का। और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, वो रहेगा कि भारत को बहुरंगी से एक रंगी नहीं बनने देना है। भारत का जो संविधान है उसकी रक्षा करना है। भारत में जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, जो सभी धर्म समभाव की जो भावना है, उसको बनाए रखना है।
इन्हीं मुद्दों पे हम लोग लड़ेंगे, लेकिन उस सबके ऊपर एक चीज़ रहेगा कि युवाओं को रोज़गार और सबको समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं और जो भी लाभ है वो सारे जो समाज में जाए, सारे समुदाय में जाए, ना कि दो चार परिवार में अंबानी और अडानी को मिले। तो चलिए, हमारे साथ फैजल अली थे जिनका साफ कहना है कि जो तेजस्वी यादव ने मुद्दा रखा है रोजगार का, वही मुद्दा के साथ लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन आरजेडी जाएगी और उम्मीद है कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा चुनाव सीटों पर जीत होगी।